अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी। तो इस पहले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि बायोडाइवर्सिटी है क्या, बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट क्यों है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम देखेंगे। और यहाँ पर दो टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ये है कि फ्लोरा और फाना क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। डियर स्टूडेंट्स, देखिए ज़रा यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी से पहले चंद एक पॉइंट्स जो आपको पता होना चाहिए। उनमें से एक ये है कि अगर आप इस ज़मीन पर रहने वाले ऑर्गेनिजम्स की काइंड्स, टाइप्स या फिर स्पीशीज के बारे में जानना चाहते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद किस्म के जो जानदार हैं वो इस ज़मीन पर मौजूद हैं। अब यहाँ पर लिखा है 10 मिलियंस काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 10 मिलियंस का मतलब 1 करोड़, यानी कि अगर मैं 1 मिलियन की बात करता हूँ तो 1 मिलियन होता है 10 लाख के इक्वल। अब यहाँ पर 10 मिलियन है, इसका मतलब 100 लाख 1 करोड़। तो तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद किस्म के जो जानदार हैं वो इस ज़मीन पर रहते हैं। अब वो जो जानदार जो ज़मीन पर रह रहे हैं और उनकी काफ़ी सारी टाइप्स हैं, हम उनको किस तरह से समझते हैं, ठीक है, उसके लिए हम हमेशा सहारा लेंगे बायोडाइवर्सिटी का। बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक है बायो, दूसरा है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स और डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग द स्पीशी। देखिए, विद इन अ स्पीशी का मतलब एक ही स्पीशी। अब स्पीशी क्या होती है? देखिए, स्पीशी जानदारों का वो बुनियादी ग्रुप होगा जो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि एक ही स्पीशीज के दरमियान में जो वैरायटीज होती हैं या फिर मुख्तलिफ स्पीशीज जो होती हैं उसको हम क्या नाम देते हैं? उसको हम डाइवर्सिटी का नाम देते हैं। तो सिंपल अल्फाज में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपके इलाके के अंदर जितनी तरह के वहाँ पर जानदार मौजूद हैं वो उस इलाके की बायोडाइवर्सिटी है। जैसा कि अगर हम यहाँ पर अपने एरिया की बात कर लें तो यहाँ बहावलपुर के अंदर काफ़ी सारे एनिमल्स हमें देखने को मिलेंगे। साथ में हमारे यहाँ पर कुछ इलाकाई पौधे होते हैं, कुछ इलाकाई जानवर होते हैं जो बाकी इलाकों के अंदर मौजूद नहीं होते। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इस एरिया के अंदर, इस इलाके के अंदर जो जानवर और जो प्लांट्स मौजूद होंगे, उन प्लांट्स और एनिमल्स को हम किस में कंसीडर करेंगे? हम उसको कंसीडर करेंगे बायोडाइवर्सिटी। बिकॉज बायो का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी। तो जानदारों की जो वैरायटी होगी उसी को नाम देना है आपने बायोडाइवर्सिटी का। तो इसके एक कंप्रीहेंसिव से डेफिनेशन देखिए, बायोडाइवर्सिटी इज अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी कि किसी आपने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, किसी भी इलाके में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसकी वैरायटीज को जब आप मेजर करते हैं जो कि एक इकोसिस्टम के अंदर मौजूद है या एक इलाके में मौजूद है। व्हाट इज द इकोसिस्टम? डियर स्टूडेंट्स, जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म का मतलब कम्युनिटी, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का मतलब जैसा कि आपके पास ये डियर स्टूडेंट्स नॉन लिविंग है, इसके साथ साथ ग्रेविटी, इसी के साथ साथ हवा। तो ये जब तमाम चीज़ें आपस में रहती हैं मिलजुल कर, हम उसको क्या नाम दे देंगे? दिस वन इज नोन एज इकोसिस्टम। तो हमारा जो माहौल है उस माहौल के अंदर जितने जानदार होंगे वो बायोडाइवर्सिटी में इंक्लूड किए जाएंगे। यहाँ से एमसीक्यूज स्टार्ट हो रहे हैं डियर स्टूडेंट्स। टर्म है हमारे पास फ्लोरा। हम फ्लोरा किसको कहते हैं? डियर स्टूडेंट्स, किसी भी इलाके के अंदर जो प्लांट्स की वैरायटीज होंगी उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको आप नाम दे देंगे फ्लोरा का। व्हाट इज द फ्लोरा? किसी भी इलाके के अंदर जो वैरायटीज ऑफ प्लांट्स होंगे, जो किसी भी इलाके के अंदर प्लांट्स की जो वैरायटीज होंगी, प्लांट्स की क्या होंगी? वैरायटीज होंगी, उसको क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे फ्लोरा का। और अगर फाना की बात करें तो किसी भी इलाके के अंदर जो एनिमल्स की वैरायटीज होंगी वो एनिमल्स की वैरायटीज क्या कहलाएंगी? वो कहलाएंगी फाना। तो इज इट क्लियर? ये दो टर्म्स एज ए एमसीक्यूज भी आ जाती हैं, और अगर आपको बायोडाइवर्सिटी की डेफिनेशन आती है तो आपने ये लाजमी फ्लोरा और फाना का लिखना है। अब नीचे डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर एमसीक्यूज मौजूद हैं ये वाले। पहला एमसीक्यू ये मौजूद है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट किस जगह पर होगी, किस इलाके में होती है, किस एरिया के अंदर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बता दूं कि बायोडाइवर्सिटी, ये एमसीक्यूज नंबर फर्स्ट, कि बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर रिचेस्ट होगी? ट्रॉपिक्स रीजन के अंदर। अब ट्रॉपिक्स रीजन्स कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स? ऐसे इलाके जहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि जो गर्म इलाके होंगे उन इलाकों को क्या नाम देंगे? ट्रॉपिक्स रीजन्स का नाम देंगे। और ट्रॉपिक्स रीजन्स के अंदर जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा होंगी, इसी वजह से हम कहेंगे वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी सबसे ज़्यादा होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी एरियाज़ के यानी कि ट्रॉपिकल रीजन के अंदर जो वैरायटीज़ हैं वो मौजूद नहीं हैं, बल्कि वहाँ पर भी वैरायटीज़ हैं, लेकिन यहाँ पर वैरायटीज़ ज़्यादा होंगी। कि डियर स्टूडेंट्स, बायोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ये बात जहन में रखनी है कि कहीं से भी कुछ भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। तो जितने भी लेक्चर्स होंगे आपने उन लेक्चर्स को गौर से सुनना है, समझना है, ताकि अगर कोई अनएक्सपेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसको लिखने के लिए हेडिंग्स के साथ साथ आपके पास मटेरियल भी होना चाहिए, और बहुत अच्छा मटेरियल होना चाहिए। तो हेडिंग्स तो खैर मैंने यहाँ पर लिख दी, अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आता है तो आप हेडिंग्स लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो आपने इन हेडिंग्स को बाकायदा फिर एक्सप्लेन भी करते जाना है, जैसा कि हम एक्सप्लेन करेंगे। पहली जो इम्पोर्टेंस है, ये सिग्निफिकेंस है बायोडाइवर्सिटी की, वो ये है कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो इंसानों के लिए खुराक प्रोवाइड करती है। कैसे खुराक प्रोवाइड करती है? देखें, बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ रही है वैरायटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, वैरायटीज के अंदर प्लांट्स इंक्लूड हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्लांट्स इंक्लूड होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। हम अपनी खुराक के लिए प्लांट्स पर भी डिपेंड करते हैं और एनिमल्स के ऊपर भी डिपेंड करते हैं, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं हम सब की जो खुराक का बुनियादी सोर्स है वो प्लांट्स या फिर एनिमल्स हैं। इसका मतलब अगर इंसानों को ज़िंदा रहना है तो क्या उन्हें फूड चाहिए, और फूड के लिए हम किस पे डिपेंड करते हैं? हम बायोडाइवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं। इसका मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़िंदा रहने के लिए या फिर खुराक हासिल करने के लिए। अब दूसरी चीज़ डियर स्टूडेंट, यहाँ पर बात कर लेते हैं ड्रग्स के बारे में, यानी कि जितने भी आपकी मेडिसिन वगैरह हैं उनको बनाने के लिए इसका बहुत बड़ा रोल होता है बायोडाइवर्सिटी का। इसकी हम एक जनरल एग्जांपल आपके प्रीवियस चैप्टर से लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम जब स्टडी ऑफ मलेरिया वाला टॉपिक पढ़ रहे थे वहाँ पर मैंने आपको कहा था कि एक प्लांट जिसका नाम था क्यूनेन था, उसके अंदर केमिकल था क्यूनेन या फिर सिंकोना। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो प्लांट्स थे क्योना या फिर सिंकोना, तो वो जो प्लांट्स थे उन प्लांट्स को डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल किया गया था एज अ ड्रग्स के तौर पर मलेरिया से बचने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि काफ़ी जो प्लांट्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, उनको हम एज अ ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ जो एनिमल्स होते हैं उन एनिमल्स को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज अ ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, या एनिमल्स के कुछ खास हिस्सों को ड्रग्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन इज़ द इंडस्ट्रियल मटीरियल। डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल मटीरियल की बात कर लें तो ये एक बहुत बड़ा ब्रॉड कंसेप्ट है। अब ब्रॉड कंसेप्ट कैसे है कि डियर स्टूडेंट्स, इंडस्ट्रियल मटीरियल से देखें तो देखें ज़रा, जो आपके पास जितनी भी गम्स हैं या फिर रबर है, इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स ऑयल है, या फिर डियर स्टूडेंट्स ऑयली प्रोडक्ट्स हो गई, या फिर इसके अलावा हनी हो गया, इन तमाम चीज़ों को हासिल करने के लिए हम किस पर डिपेंड करते हैं? बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हमेशा डिपेंड करते हैं। नेक्स्ट वन इज इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग ऑफ इकोसिस्टम। अब देखें, इकोसिस्टम को, एक माहौल को मेंटेन करने के लिए बायोडाइवर्सिटी कैसे रोल प्ले कर रही है। देखें, एक इकोसिस्टम उस वक्त मेंटेन रह पाएगा जब उसके अंदर, डियर स्टूडेंट्स हमेशा याद रखना है, कोई भी इकोसिस्टम तब तक कामयाब रहेगा या एग्जिस्ट करेगा जब उसके अंदर एनर्जी का फ्लो कंटिन्यूस होता रहेगा, यानी कि एनर्जी फ्लो होती रहेगी। हम कहेंगे ये इकोसिस्टम क्या कर जाएगा, ये मेंटेन रहेगा, सर्वाइव करेगा, इसमें रहने वाले जानदार सर्वाइव करेंगे। अगर सपोज डैट इसके अंदर एनर्जी का फ्लो ना होगा तो क्या होगा, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी डेथ होना शुरू हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर एनर्जी की बात कर रहे हैं तो हमें ये बात जहन में रखनी चाहिए कि एनर्जी के जो बुनियादी सोर्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स, और प्लांट्स की जो वैरायटीज़ होती हैं वो किस में इंक्लूड की जाती हैं, वो इंक्लूड होंगी बायोडाइवर्सिटी के अंदर। इसका मतलब ये है कि जो प्लांट्स एंड डियर स्टूडेंट्स वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्लांट से जानदारों में यानी कि एनिमल्स में, एनिमल से ह्यूमंस में। तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम के अंदर सर्कुलेट करती रहेगी, फ्लो करती रहेगी, इकोसिस्टम मेंटेन रहेगा। नेक्स्ट वन इज द केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर। अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो डियर स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर के अंदर डिफरेंट गैसेस का मजमूआ। एटमॉस्फेयर होता ही क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट गैसेस, यानी कि जब काफ़ी सारी गैसेस इकट्ठी होंगी, मिक्सचर की फॉर्म में होंगी, उसको क्या नाम दे देंगे, एटमॉस्फेयर का नाम देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आजकल हम काफ़ी ज़्यादा ऑटोमोबाइल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। सपोज डैट
यानी कि गाड़ियाँ वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, गाड़ियों के अंदर डियर स्टूडेंट्स पेट्रोल इस्तेमाल किया जाता है। अब जो पेट्रोल होता है डियर स्टूडेंट्स, वो जो पेट्रोल है उसके बर्नट होने से काफ़ी ज़्यादा धुआं वगैरह प्रोड्यूस होगा, जिससे हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ख़राब हो रहा है। अब उस एटमॉस्फेयर की जो केमिस्ट्री है, उस केमिस्ट्री को मेंटेन करने के लिए किसका मेन रोल होता है डियर स्टूडेंट्स? प्लांट्स का मेन रोल होता है। तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है? केमिस्ट्री ऑफ एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन इज द रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अगर हमें न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करना है, यानी कि देखें अब एक एनिमल है, उस एनिमल के अंदर बायो एलिमेंट्स होंगे कि नहीं? बिल्कुल होंगे। 16 बायो एलिमेंट्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। अब उसकी अगर डेथ हो गई तो डेथ होने के बाद वो कहाँ पर जाएगा? सॉइल के अंदर चला गया। अब इसका मतलब ये है कि उसकी बॉडी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं या बायो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ चले गए? ज़मीन में चले गए। अब उनको दोबारा फिर माहौल में लेके आना है, तो उनको दोबारा माहौल में कौन लेके आएगा? जो प्लांट्स होंगे वो रूट्स के ज़रिए से उन बायो एलिमेंट्स को निकाल कर खुराक की फॉर्म में ले आएंगे, और खुराक फिर एनिमल्स खा लेंगे, एनिमल्स को हम खा लेंगे। तो इसी तरह से जो बायो एलिमेंट्स हैं या फिर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स, वो तमाम के तमाम न्यूट्रिएंट्स क्या होते रहेंगे? सर्कुलेट होते रहेंगे एक इकोसिस्टम के अंदर। तो इसका मतलब है न्यूट्रिएंट्स को सर्कुलेट करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी का रोल होता है। नेक्स्ट वन इज द फर्टाइल सोल। देखें ज़रा, सोइल की ज़रखेज़ी के लिए भी बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न क्या है कि डियर स्टूडेंट्स, बायोडाइवर्सिटी के अंदर हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज़ को स्टडी करना है, और इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हम फंजाई वगैरह भी इंक्लूड करते हैं। फंजाई इंक्लूड की जाती है और उसके डिफरेंट टाइप्स इंक्लूड की जाती हैं। अब जो फंजाई है डियर स्टूडेंट्स, इट इज़ अ डीकम्पोजर्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये है कि जितनी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं उनको तोड़कर सिंपल चीज़ों में लेके आना। यानी कि सपोज डैट कि ख़ज़ां के मौसम में जो पौधे के पत्ते गिरते हैं वो ज़मीन पे गिरेंगे। जैसे ही ज़मीन पे गिरेंगे, ज़मीन पे जो फंजाई होगी डियर स्टूडेंट्स, वो फंजाई उन जो पत्ते होंगे ना, पत्तों के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उन चीज़ों को दोबारा ज़मीन में डाल देंगे। यानी कि उनको डाइजेस्ट करेंगे, उनको डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद वो कहाँ पर आ जाएंगे? वो तमाम न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाएंगे। जब न्यूट्रिएंट्स सॉइल में आ जाएंगे, फिर उन न्यूट्रिएंट्स को दोबारा कौन इस्तेमाल कर सकता है? प्लांट्स अपने ग्रोथ के लिए इस्तेमाल कर सकता है, और हम कहेंगे वो जो सॉइल है वो क्या हो चुकी है? फर्टाइल हो चुकी है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, अगर आप मज़ीद हेडिंग्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये लिख सकते हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि हम बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज हमें लंबर चाहिए, यानी कि फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए जो लकड़ी चाहिए, या फिर हनी के लिए, शहद के लिए, या फिर आबो हवा को साफ़ करने के लिए, ये तमाम, या फिर बारिशों के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर नंबर फर्स्ट, और जो लेक्चर नंबर सेकंड होगा इंशाल्लाह वो हम कल को स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़, स्टे कनेक्टेड।